सभी मित्रों को नमस्कार। रमेश चंद्र शाह जी पर केंद्रित एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज इसके ठीक पहले वाली कड़ी में हमने मुकेश वर्मा जी को सुना। उन्होंने शाह जी के उपन्यासों पर और कहानियों पर बात की। एक कहानी की भी चर्चा की, रामरिख बाबू की। आज इस कड़ी में हम उस कहानी का पाठ सुनेंगे और वह पाठ रचनाकार पूनम अरोड़ा जी करेंगी। साथ ही इस कहानी के बाबत अपनी राय भी रखेंगे। मित्रों, कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जो अपने वरिष्ठ लेखकों को पसंद करते हैं और उनसे उनकी सृजनात्मक दुनिया से किसी न किसी रूप में जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। यह बेहद सुखद है और जब जब मैंने पूनम जी से संपर्क किया, उनमें भी हमने यह भाव पाया। वे अपने लेखन और अन्य व्यस्तताओं के बीच भी कोशिश करती हैं कि जब कभी ऐसा कोई अवसर आए, उनके किसी प्रिय रचनाकार पर कोई एकाग्र हो, कोई कार्यक्रम हो, किसी वरिष्ठ रचनाकार पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उन्हें कुछ बोलना हो, तो वे अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हैं कि वह उस श्रृंखला के साथ जुड़े। इस तरह से एक रचनाकार अपने पूर्ववर्ती रचनाकार से न सिर्फ बहुत कुछ सीखता है, बल्कि उस परंपरा के साथ स्वयं को समृद्ध करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हम सभी लेखकों का यह कहीं न कहीं एक कर्तव्य जैसा भी है कि हम अपने अग्रज समानशीलों से अधिक जुड़े रहें और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते रहें, उन शब्द संसारों में बार बार लौटें। इससे कहीं न कहीं हमारे भीतर का सर्जक भी समृद्ध होता है। तो आज की जो हमारी कहानीवाचिका हैं पूनम अरोड़ा जी, मैं उनमें ये तत्व देखता हूं और मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। पूनम अरोड़ा जी, इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू। नमस्ते आपको भी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। तो मित्रों, आज हम पूनम जी से रमेश चंद्र शाह जी की कहानी रामरिख बाबू को सुनेंगे। एक बेहद चर्चित कहानी, महत्वपूर्ण कहानी और चरित्र प्रधान कहानियों को लिखने में शाह जी को महारत हासिल है। वह उपन्यास हो या कि कहानी हो, दोनों ही क्षेत्रों में हम देखते हैं कि उनके यहाँ ऐसे कई जीवंत और यादगार जो चित्र हैं, यादगार चरित्र हैं, वो हमारे सामने आते हैं। ऐसी ही एक कहानी है। तो मैं पूनम जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस कहानी का पाठ करें और कार्यक्रम के अंत में हम उनकी टिप्पणी को भी लेंगे। जी पूनम जी। शाह जी के बारे में क्या कहा जाए। मैं जब भी शाह जी का कुछ पढ़ा है तो मुझे हमेशा इस तरह से लगा है कि इंसान का मनोविज्ञान समझने में शाह जी बहुत एक कहेंगे स्पष्ट है और हमारे समय के बहुविधा समर्थ लेखक हैं। उनकी हम 85वीं जयंती मना रही हैं और इस अवसर पर मुझे ये अवसर मिला है कि मैं शाह जी की कहानी का पाठ कर सकूं। तो मेरे लिए तो ये दोहरी खुशी है कि हमारे वरिष्ठ हैं
और उनकी कहानियाँ तो सबने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन उनका पाठ करना और अपनी नए संदर्भ उसमें देखना, उस हिसाब से उस कहानी का पुनर्पाठ करना और सबके सामने रखना, ये भी एक सुंदर बात है। और मुझे लगता है 2 पुलों के बीच, 2 पीढ़ियों के बीच एक पुल भी बनाता है ये। जी, और क्योंकि अवसर इस तरह का है कि हम शाहजी को याद कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं कि उस लेखक के लेखन में जाकर लेखक को याद किया जाए कि वो कहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। क्योंकि लेखक का सारा जीवन, लगभग सारा जीवन लेखन में होता है। उसके अंधेरे, उजले अनुभव लेखन में होते हैं। तो हम लेखक को और सबसे ज़्यादा जो ढूँढना चाहे वो उसकी कहानियों में, उनकी कृतियों में ही ढूँढ सकते हैं। तो ये जो अवसर मुझे मिला, मैं इसके लिए अर्पण जी आपकी भी आभारी हूँ, जनसुलभ की भी मैं आभारी हूँ कि ये मौका मुझे मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि अर्पण जी, शाह जी को बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं देश के, साहित्य के, और उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी वो सम्मानित हैं, पद्मश्री से। ये हमारे लिए एक सच में बड़ी बात है कि एक इतना बड़ा लेखक हमारे सामने है और हम उनकी कहानी का पाठ कर पा रहे हैं। और उनको, मुझे लगता है वो लाइव में आएँगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके फैन टाइप जो है पाठक, हम उनके फैन ही एक तरह से, तो हम उनकी कहानियों का पाठ कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें भी बहुत खुशी होगी। जी, वे लगभग यथासंभव हर कड़ी को देख रहे हैं पूनम जी, यह भी हमारे लिए निश्चय बड़ी ही बात है, खुशी सुंदर की बात बात है। जी, है। बड़ी बात बिल्कुल, बिल्कुल। तो पूरी कहानी मैं पढ़ूँ, मुझे लगता है बहुत लंबी हो जाएगी, पर पाठ है तो पढ़ ही देते हैं। चलिए मैं शुरू है। करती हूँ। पूरी ही पढ़िए, उसी में मज़ा है। उसी में जी, वह जो उसका चरित्र है, वह संपूर्ण रूप में उभर कर आ पाएगा। मज़ा बोला आपने, शब्द पहला कहानी का यही है, मज़ा आ गया। जी, जी, तो जी, जी। कहानी है रामरिक बाबू। अब हम शुरू करते हैं इसका पाठ। मज़ा आ गया। स्वागत। रामरिक बाबू को सचमुच मज़ा आ गया। कछुए की तरह हफ्तों घर में घुसे रहने वाले रामरिक बाबू का जीवन आज मुद्दत बाद सब्जी मार्केट में घुसते ही सहसा धन्य हो गया। और दो जनता पार्टी को वोट, और हटाओ इंदिरा गांधी को, फिर लेना ककड़ी 8 आने किलो। हाथ हाथ की ककड़ी हाथ से इस तरह छूट के गिरी, कोट पतलून वाले के कि जैसे ततैये ने काट लिया। बाप रे बाप, एक कुंजनिन का ये हौसला, क्या कैड़ेबाज औरत है। रामरिक बाबू जहां के तहां खड़े रह गए। 10 सेकंड का वह सीन उन्हें लगा किसी बढ़िया से बढ़िया ड्रामे से ज्यादा याद रहेगा। क्या खा के ऐसा डायलॉग कोई बोलेगा। किस कदर कटा था वो कोट पतलून वाला। अरे, उसने उन्हें भले ना पहचाना हो, वे खड़े ही ऐसी जगह पर थे, पर उन्होंने तो उन्हें उसे पहचान ही लिया था। वाह रे वाह हांडू, अंडर सेक्रेटरी 45, बंगले वाले, तो एक कुंजड़िन से पिट गया। मजा आ गया यार लोगों को। कल दफ्तर में घुसते ही मुद्दत हो गई कुछ चुटकुला सुनाए। अरे सारा दफ्तर मैं बड़े बाबू के रामरिक के चुटकुलों के लिए तरस रहा है। और रामरिक बाबू हैं कि औरों औरों की ही नहीं, खुद अपनी ही नजर में चुटकुला बने जा रहे हैं। सांप ही सूंघ गया है जैसे उनकी विदूषक प्रतिभा को। 10 सेकंड। रामरिक बाबू अभी और 2 एक सेकंड खड़े रहते, अगर ततैये की ततेरती आंखें उनकी सराहती आंखों से ना टकरा गई होती। हड़बड़ाकर प्लास्टिक की कंडी झुलाते हुए रामरिक बाबू फौरन आगे बढ़ गए। कहीं मुझे भी कुछ जड़ ना हो, कहीं मुझे भी कुछ जड़ ना दे, इसका क्या भरोसा। अभी थोड़ा सब्जी मार्केट में टहलेंगे, आँख कान सेकते हुए उधर सुहागपुरी के यहाँ तक भटकेंगे, फिर लौटते में यही इसी कुंजड़िन के पास से लौकी टिंडे खरीद लेंगे। अभी जल्दी क्या है, अभी तो 7 ही नहीं बजे। कितने दिनों बाद के ये चहल पहल देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। आजकल रामरिक बाबू को ना किसी से मिलना जुलना अच्छा लगता है, ना कहीं आना जाना। बस बड़े बड़े मोड़े पर बरामदे से जो एक टुकड़ा आसमान दिखाई देता है, उसी को ताकते रहते हैं और सोचते रहते हैं। जाने क्या सोचते रहते हैं।
पूरी ज़िंदगी इतना नहीं सोचा होगा जितना इन 2 महीनों के अंदर सोच डाला। रामरिक बाबू के अपने घर की बोली में वो मुहावरा है ना, सोच सोच गुम पड़ जाना, वैसा ही कुछ। गुम चोट का ऊपर से कुछ नहीं पता चलता, जिसे लगी होती है वही जानता है, बल्कि कभी-कभी तो वह भी नहीं जानता। सचमुच इन दिनों कोई लंगोटिया से लंगोटिया भी हाथ में हाथ लेकर और आँख में आँख डालकर पूछे कि रामरिक बाबू किस सोच में पड़े हो, तो रामरिक बाबू जो यूँ अमूमन अपना जी हल्का कर लेने का कोई मौका नहीं चूकते, कुछ भी नहीं बोल पाएँगे, बस ठुकर-ठुकर ताकते रह जाएँगे उस हमदर्द दवाखाने को। 15 बरस से जो जानते-पहचानते हैं उन्हें, उनकी भी हिम्मत नहीं कि रामरिक बाबू से कुछ कहें, कुछ पूछें। पहले-पहल लोगों को कुछ अजीब-सा लगा हो तो अब नहीं लगता। मान लिया मान लिया है मन ही मन लोगों ने इस बात को कि रामरिक बाबू अब चुटकुले नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? क्या हुआ है उन्हें? उन्हें हुआ क्या है? यह जानने में अब किसी को दिलचस्पी नहीं। रामरिक का मस्खरापन भी एक रूटीन था और उसी तरह अब उनके लिए रामरिक की मनुष्यत भी एक रूटीन है। कारकुन से ज़्यादा रूटीन कौन समझेगा? पूछा पूछा तो था बड़े बाबू ने एक दिन कि अरे यार रामरिक बाबू, बहुत दिन से कोई डायलॉग नहीं हुआ, क्या बात है? तो रामरिक बाबू ने बड़े ठंडे लहजे में जवाब दिया, बड़े बाबू मैं तो खुद चलता फिरता मोनोलॉग हूँ, डायलॉग क्या बोलूं? कोई समझा हो ना समझा हो, मगर उस दिन के बाद किसी ने रामरिक बाबू से डायलॉग की फरमाइश नहीं की। वो रहा अंडर सेक्रेटरी, पहुंच गया ना अपनी जगह, सबसे मार्केट के उस परले सिरे पर जो आमने सामने दो रंगी चुंगी दुकानें हैं। इनका नाम रामरिक बाबू ने 74 बंगले रख छोड़ा है। 74 बंगले माने सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी। यूं इस 45 बंगले खाने को भी कई बार अपनी नायलॉन बीवी के साथ इन्हीं दुकानों से सब्जी खरीदते रामरिक ने देखा है। बात बस में रामरिक बाबू 1464 क्वार्टर से चढ़े थे, उसी बस में यह भी 45 बंगले से चढ़ा था। और रामरिक बाबू को थोड़ा अचरज भी हुआ था कि आज यह बस कैसे चढ़ गया। पिटने की शुरुआत भी दरअसल वहीं से ही हो गई थी कि रामरिक बाबू बैठे थे और 45 बंगले खड़ा था और काफी मुसीबत से खड़ा था। उससे भी हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके हाथ में एक प्लास्टिक का झोला था। देखकर रामरिक बाबू के भीतर अरसा पहले सुना हुआ बड़े बाबू का एक वाकया बच गया था। इस महंगाई ने बड़े बड़ों का पिता पानी कर दिया है और उसी के साथ अपना ये डायलॉग भी। बस यही सोच सोच कर खुश रहिए बड़े बाबू, और बड़े बड़ों का पिता क्या पानी होगा बड़े बाबू, अपना जरूर पानी भी पित हुआ जा रहा है। अरे ये तो यहाँ ककड़ी ही खरीद रहा है, कुछ सस्ता मिलने के लालच से गया होगा उधर, या फिर उसके यहाँ ज़्यादा अच्छी ककड़ियाँ नहीं होंगी। नहीं जी, जो ककड़ी उसके हाथ में थी, उससे ज़्यादा हरी और ताज़ा तो वहाँ कुजड़िन दिखाई दे रही थी। माथे पर चौड़ी बिंदी, पान रचे होठ, बड़ी-बड़ी परवल जैसी आँखें, क्या मटक-मटक कर बोली थी वो डायलॉग। भिंडी जैसी उँगलियाँ और लौकी जैसी बाहें, भटे जैसे छी! मन आज से पहले तो कभी नहीं मैं मगर आज से पहले तो कभी नहीं दिखी। नई-नई आई है, मगर तेवर तो देखो, जैसे पूरी सब्जी मार्केट बस उसी की सल्तनत हो। कैसे घूर के देखा था कैसे घूर के देखा था उसने, पता नहीं। शायद उसने समझा हो मैं उसी को घूरने खड़ा हूँ। उसे क्या मालूम मैं उसके डायलॉग का मारा हूँ। रामलिंग बाबू ठिठक कर 74 बंगले की बाहर देखने लगे। 45 बंगले वाली ककड़ियां ले चुका था और अब परवल खरीद रहा था। क्या भाव होगी परवल? इस मौसम में एक बार भी परवल खाने को नहीं मिली। रामरिक बाबू को परवल बहुत पसंद है, दही डालकर या फिर टमाटर में। पूरे बाजार पूरे बाजार में परवल सिर्फ इसी के पास है। रामरिक बाबू हिसाब लगाने लगे, 100 ग्राम ही सही, ज्यादा से ज्यादा 50 पैसे लेगा और क्या। रामरिक बाबू को कुछ याद आ गया और वह मुस्कुराने लगे। पता नहीं क्यों रामरिक बाबू को सब्जी मार्केट में ही अपना बचपन याद
आता है। उन्हें लगता है वे आदमियों के नहीं, सब्जियों के बीच बड़े हुए हैं। रामलिंग बाबू जरा हटकर 74 बंगले के लड़के के पास खड़े होकर धनिया मिर्च लेने लगे। उधर बाबू लाइन में 5 पैसे की ढेरियां लगी रहती हैं। यहाँ उतनी ही यहाँ उतनी ही धनिया मिर्च 30 पैसे की पड़ती है, फिर भी रामरिक बाबू यहाँ से खरीदते हैं। इतना रिश्ता 74 बंगले के साथ वो जोड़े रहना चाहते हैं। यहाँ बड़ी भीड़ होती है और 10-5 मिनट खड़े खड़े असली बाजार की चहल पहल देखी जा सकती है। यह उनका राम झरोखा है। करीने से सब सजी सदाबहार सब्जियों का मेला वे निहारते रह सकते हैं। उनकी ठंडक को तरावट उनकी आत्मा में उतर जाती है। यह सब्जियों का त्योहार है, ओल्गी संगरात है। क्या मजा आता था उन दिनों। रामरिक बाबू के घर की 2 दुकानें थी, एक सब्जी की और दूसरी पान की। उनके बचपन ने यहाँ से वहां तक हरा ही हरा देखा, उसमें सब्जियां ही सब्जियां। कौन जानता था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब बरसों तक रामरिक बाबू को एक सब्जी से चलाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ऐसा ही वक्त आएगा जब हफ्ते हफ्ते तक सिर्फ आलू प्याज के पानी में रोटी भिगोनी पड़ेगी। रामरिक बाबू जो मुस्कुराए जा रहे हैं, उसकी भी वजह है। वहां सारी सब्जियां मिलती थी, बस एक परवल नहीं होती थी वहाँ सारी सब्जियां मिलती थी, बस एक परवल नहीं होती थी। मगर कभी कभी गर्मियों में पान की टोकरी खोलने पर उसमें तोहफे के तौर पर रखे 10-12 परवल मिल जाते थे तो मजा आ जाता था। रामदेव बाबू के चाचा ने उन्हें बताया था कि परवल यूं तो पान की बेल में ही लगने वाला फल है, मगर इतना नाजुक और ऊंची जात का फल है कि उसी बेल में लगता है जिसकी जड़ों में पानी के साथ साथ थोड़ा घी भी पिलाया गया हो। रामदेव बाबू ग्रेजुएट भी हो गए, तब तक भी उनका यह पैदाइशी इल्म खोटा नहीं पड़ा था। आज भी जबकि सारी पोल खुल चुकी, रामरिक बाबू को परवल की सब्जी में घी की खुशबू आती है। लो धनिया मिर्च भी मिल गई, मगर रामरिक बाबू अभी जहां से तहां खड़े सब्जियां निहार रहे हैं। ये कैसी भीड़ है जो छटने में ही नहीं आती। ये कैसी भीड़ है जो छटने में ही नहीं आती। पता नहीं इतनी सब्जी लोग क्या करते हैं। रामरिक बाबू के कान उधर ही लगे हैं। वह परवल के भाव जानना चाहते हैं, मगर कोई पूछ ही नहीं रहा है। परवल भी क्या, परवल ही क्यों, किसी भी चीज का भाव कोई नहीं पूछ रहा है। रामरिक बाबू को 100 ग्राम परवल लेनी है, भाव पूछ के क्या करना है। देना भाई 100 ग्राम परवल और नोट बढ़ा दो। जो रेसगाड़ी वापस आए उसे बिना देखे जेब में डाल लो। रामरिक बाबू निश्चिंत होकर आगे बढ़े और 2 बॉब कट मछलियों से 74 बंगले वाले के निपटने का इंतजार करते हुए नीचे टोकरी में रखी ककड़ियों के रोए सहलाने लगे, एकदम फ्रेश, जैसे अभी अभी तोड़ी हो। माल तो असली यही आता है, छटा छटाया बासी दूसी कचरा मचरा भर उधर बिकने जाता है। जैसे भिखमंगे बैठे रहते हैं ना, ठीक उसी तरह 10-5 गांव वाले वहां कद्दू और बैगन जुलाई लेके बैठे रहते हैं। कभी कभी कोई बनिया बासी गोभियों के बोरे खोल के बैठ जाता है। ककड़ियां मिलती भी है तो ऐसी बदरंग बेडोल और चीमड़ जैसे कद्दू के यहाँ पैदा हुई हो और भटे के संग ब्याही गई हो। यहाँ मुझे शाहजी का बिट बहुत अच्छा लगा। कहिए बाबूजी। रामरिक बाबू चौंक पड़े। इस साले को कैसे पता चल गया मैं बाबू हूँ। महिलाएं पर्स खोल रही हैं। परवल कैसे लगा रहे हो। रामरिक बाबू ने डपट कर पूछा और खुद ही छेप गए। 74 बंगले वाला रेसगाड़ी गिन रहा है। रामरिक बाबू का जी चाहा फौरन यहाँ से फूट निकले, इससे पहले कि वह उन्हें भाव बताए, वे उसे ताव बता दे। इस बीच उन्होंने परवल छोड़ के ककड़ी खरीदने का फैसला कर लिया। अब कैसे होगा। एक ही चीज ले सकते हैं, दरअसल यहाँ आना ही नहीं था, बुरे फंसे। कहिए बाबूजी, 74 बंगले वाले इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा है, क्या उसने सुना नहीं।
सुना होगा तभी तो हंस रहा है। इसमें हंसने की क्या बात है? रामरेख बाबू ने झोला आगे करके लापरवाही से कहा, 100 ग्राम परवल दो। और 74 बंगले वाला बजाय परवल तोड़ने के उन्हें ताके जा रहा है। क्या बात है? रामरेख बाबू के होठों पर बुरी तरह फड़फड़ाया। 100 ग्राम परवल? 100 ग्राम परवल क्या करोगे बाबूजी? 250 ग्राम कहो तो तोल दूं। सुनो, अच्छा रहने दो, ककड़ी तोल दो 250 ग्राम। लाओ दो। 74 वाले ने उकताकर डलिया आगे खिसका दी। रामरिक बाबू ने तीन एक छोटी छोटी ककड़ियां उठाकर डालिया में डाल दी। लीजिए 300 ग्राम, 75 पैसे। रामरिक बाबू सकपका गए। 75 पैसे? कहाँ आप फंसे? उन्होंने 2 का नोट जेब से निकालकर यूं बढ़ाया जैसे कलेजा निकाल कर दे रहे हो। अब ले लो, 1.25 रुपए में खरीद लो सारी मंडी। इतने में 3 दिन आराम से कद्दू खाते। बीवी देखेगी तो कहेगी यह क्या ले आए। रामरिक बाबू का चेहरा घाम घाम लगे कद्दू के कोले पत्तों की तरह कुम्हला गया। ठीक तो कहा था उसने। और दो वोट जनता पार्टी को और हटाओ इंदिरा को। कहाँ गई वो जन संघर्ष समितियां और कहाँ गए वे समाजवादी जो दावा करते थे कि महीने भर के अंदर इन व्यापारियों की अकल ठिकाने लगा देंगे। मूंगफली का तेल 12 रुपए किलो हो गया है। मूंगफली का तेल 12 रुपए किलो हो गया है। इन हरामियों को जनता ही ठीक कर सकती है। अगर 1250 और 1464 क्वार्टरों के सारे लोग धरना देकर बैठ जाए और तय कर ले कि ककड़ी 1 रुपए किलो से आगे नहीं जाएगी तो किसकी मजाल है जो चूं भी कर जाए। सिर्फ इतना ही ये लोग करें कि 74 बंगले वाले और 45 बंगले वाले को मार्केट में घुसने ही ना दें। आप लोग आलू प्याज खाइए, हमें इनसे निपट लेने दीजिए जिन्हें आपने आसमान पे चढ़ा रखा है। फिर देखो फिर देखो तीसरे ही दिन भाव जमीन पर आ जाते हैं कि नहीं। रही बाकी चीजें तो खरीदना ही बंद कर दो। रही बाकी चीजें तो खरीदना ही बंद कर दो। 1 महीना 2 महीना पीने दो इन 74 बंगले वालों को ग्रीन लेबल और सुप्रीम। अगर हर शहर के 1250 और 1464 वाले मिलके ये तय कर ले कि चाय पीनी ही नहीं, खरीदनी ही नहीं, तो जग मार के भाव गिरेंगे कि नहीं? अरे जब कोई पूछेगा ही नहीं तो चीजें अपनी औकात में खुद ब खुद आ जाएंगी। अंग्रेजी राज में जैसे अंग्रेजी राज में जैसे शराब की दुकानों पर लोग धरना देते थे वैसे ही अब हर चीज की दुकान पर धरना क्यों नहीं देते। समझ में नहीं आता इतनी जरा सी बात इन लोगों के जेहन में क्यों नहीं घुसती। रामरिक बाबू की चाल एकदम तेज हो गई। जनता पार्टी भी बेचारी क्या करेगी। वो क्या कहा था मोरारजी भाई ने, जिसे लेकर बड़ा तूफान मचा था। फजल भाई खाम खा लाल पीले हो रहे थे। अरे ठीक तो कहा था, क्या गलत कहा मोरारजी भाई ने कि अमीर ही गरीबों का शोषण नहीं करते। मौका हाथ लगने पर गरीब भी अमीरों का और दूसरे गरीबों का शोषण करते हैं। मौका हाथ लगने पर मानना पड़ेगा भाई, जग मार के मानना पड़ेगा। रामरिक बाबू की बीवी के बच्चा होने वाला है। महीना भर से मेहरी की तलाश हो रही है मगर मेहरी नहीं मिलती। 10 के रामरिक बाबू 20 देने को तैयार है मगर कोई तैयार नहीं है। कोई नहीं है इसलिए नहीं है कि रामरिक के यहाँ गैस का चूल्हा नहीं है, मिट्टी का चूल्हा है और उसके बर्तन रगड़ कर मांजने पड़ते हैं। जबकि उतनी देर में गैस वाले 3 घर निपटाए जा सकते हैं, 60 सीधे किए जा सकते हैं। बामुश्किल एक मेहरी तैयार हुई थी बामुश्किल एक मेहरी तैयार हुई भी तो पहले ही दिन खटक गई क्योंकि उसने सर्फ की मांग की और रामरिक बाबू की बीवी ने ये कह दिया कि क्या तुम अपने घर में सर्फ से बर्तन मांजती हो। इतना कहना था कि वो सीधे चल दी और लौट के नहीं आई। ये तो हाल है। मेहरियों को भी क्या दोष दे। मेहरियों को भी तो उन्होंने बिगाड़ा है जो 1464 से लगी अरेरा कॉलोनी में रहते हैं और 50 रुपए महीना देकर सर्फ से बर्तन मंजवाते हैं।
फिर काम वाले अकड़ेंगे क्यों नहीं? लालच की तमीज भी तो दूसरों को देख देख कर ही आती है। रामरिक बाबू के पाँव अब उन्हें उस जगह ले आए थे जिसका सपना उन्होंने कल रात देखा था। सच में रामरिक बाबू ने कल सपना देखा था कि वो सुहागपुरी पान खा रहे हैं। पूरे भोपाल में सिर्फ यही तो एक दुकान है जहाँ सुहागपुरी मिलता है। पान वाले का अपना बगीचा है पान का। उसने वादा किया है कि वह एक दिन जरूर रामरिक बाबू को अपना बगीचा दिखाने ले जाएगा। रामरिक बाबू के जीवन की परम जिज्ञासाओं में एक यह भी है कि पान की खेती आखिर होती कैसे है। वैसे भी रामरिक बाबू को पनवाड़ियों और कुंजड़ों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। उन्हें लगता है कि उनका वर्ग चरित्र वही है। हालांकि उनके पुरखे खेती बाड़ी करते थे। दुकानदारी तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था और एक ही पीढ़ी चल पाया था। रामरिक बाबू भी अब रामरिक बाबू भी जब कभी अपनी बाबूगिरी से अकला जाते पान का ठेला लगाने की सोचते हैं। सुहागपुरी की दोस्ती ने इस मंसूबे पर धार चढ़ा दी थी। पान थोक पे वो सप्लाई करेगा और लगा के बेचेंगे रामरिक बाबू। रामरिक के पान लबों की शान। पूरे भोपाल में अपने ढंग की वह एक ही दुकान होगी जिस पर लोग मक्खियों की तरह टूटेंगे। इस शहर के लोगों को तो इस शहर के लोगों को तो ना पान लगाने की तमीज है ना खाने की। वो तो इन्हें यूपी वाले ही सिखा सकते हैं। रामरिक बाबू का रामरिक बाबू का बीड़ा लग गया है। आज महीने भर बाद पान खाएंगे। मगर इसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रामरिक बाबू इतने दिन तक क्यों नहीं आए। चल निकली है ना दुकान, इसलिए पट्टे का दिमाग भी चल निकला है। रामरिक बाबू का क्यों भाई? चवन्नी में से 10 की बजाय 5 पैसे का सिक्का पाकर रामरिक बाबू हैरत में आ गए। बाबूजी अब 20 कर दिया है, 15 में पड़ता नहीं खाता। लूट साले तू भी लूट। रामरिक बाबू सिक्का जेब में डालते हुए जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते तेजी से मुड़ गए मुड़ चले। गया ये 84 अभी गया। सबके सब चोर और लुटेरे हैं। उन्होंने मुड़कर देखा। चौरसिया उसी तरह व्यस्त था। मेरी नाराजगी इसके लिए बेमानी है। पर ऐसे कौन है जिसके लिए रामदेव बाबू की नाराजगी कोई माने रखती हो। मनर आया था। वह कह रहा था क्या बात है, भाभी कह रही थी तुम्हारे भाई साहब आजकल बेहद चिड़चिड़े हो गए हैं। जरा जरा सी बात में झल्ला पड़ते हैं। बात रामदेव बाबू के कलेजे में उतर गई। सचमुच क्या वे इतने चिड़चिड़े हो गए हैं? मनर नहीं बताता तो वे इस तरह सोचते भी नहीं। पहली बार ही जैसे उनको सूझा कि हाँ, यह सच तो है। वे चिड़चिड़े तो हो ही गए हैं। पत्नी जब भी बाजार करके लौटती है घर में एक सीन क्रिएट हो जाता है। हर बार पत्नी वही एक जुमला दोहरा देती है, तुम तो जाने किस दुनिया में रहते हो। सचमुच रामरिक बाबू की समझ में नहीं आता कि दुनिया क्यों बदलती है। जब वे नहीं बदले तो दुनिया को क्यों बदलना चाहिए। मगर जिस दिन से मनहर ने वो बात कही रामरिक बाबू सोच में पड़ गए। उन्हें ये मानने में बड़ी तकलीफ हो रही है, पर मानना पड़ रहा है कि नहीं, वे भी बदल रहे हैं, बुरी तरह बदल रहे हैं। और सारी दुनिया इसी पर तुली हुई है कि रामरिक बाबू का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो जाए। अगर कोई जादुई मशीन हो जो मोड़े पर बड़े बड़े एक टुकड़ा आसमान तकते रामरिक बाबू के भीतर चल रहे मोनोलॉग को जो का तो छापता चले तो खासा उपन्यास छपा है तो खासा उपन्यास बन सकता है। वह पूरा उपन्यास एक लंबी चिट्ठी की शक्ल ले लेगा और वह चिट्ठी उस एक टुकड़ा आसमान को ही संबोधित होगी। कहते हैं एक उपन्यास छपा है जिसपे नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नोबेल पुरस्कार। और उसमें ऐसी कई चिट्ठियां हैं। रामरिक बाबू के घर जो अखबार आता है नई दुनिया,
उसी से उन्हें उस उपन्यास का पता लगा है। बड़ी कुलबुलाहट होती है रामरिक बाबू को कि काश वह उपन्यास वे भी पढ़ सकते। देखते तो सही उसका हीरो ऐसे कैसे है। मगर रामरिक बाबू को इतनी अंग्रेजी आती है, आती कहाँ कहाँ आती है। रामरिक बाबू के लिए वह सिर्फ एक अफवाह है, मगर कितनी प्यारी अफवाह। वे उस पर 100% यकीन करते हैं। वे उस पर 100% यकीन करते हैं। ये आइडिया ही कितना गजब है कि उपन्यास का हीरो और कुछ ना करे, बस चिट्ठियां लिखता रहे। कभी प्रधानमंत्री को, कभी एक दिवंगत संत को, कभी भगवान को। ज्यादातर चिट्ठियां उसमें भगवान के नाम की हैं। अखबार में यही लिखा था और वे ही सबसे ग्रेट है। रामरिक बाबू को तब से यही लग रहा है कि ऐसे एक हिंदी उपन्यास का हीरो बनने के सारे लक्षण उनमें मौजूद हैं। फर्क अगर पड़ेगा तो सिर्फ इतना पड़ेगा कि जहां उस अंग्रेजी उपन्यास का हीरो उन सारी चिट्ठियों को मन ही मन लिखता और मन ही मन छोड़ता है, वहां रामरिक बाबू का हिंदी हीरो को चिट्ठियां सचमुच लेटर बॉक्स में छोड़ देगा। रामरिक बाबू के रामरिक बाबू के पास जो सर्वोदय वालों की डायरी है, उसमें उन्होंने प्रमुख प्रमुख नेताओं के घर के पते टीप रखे हैं। उसमें कदम कुआ का नंबर सबसे पहले है। अभी 74 बंगले के यहाँ से ककड़ी खरीदते जब रामटेक बाबू सुहागपुर की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके दिमाग में एक पक्का इरादा बना था कि अब कदम कुआ को बस आज की रात बैठ के लंबी चिट्ठी लिख डालनी है। सुनते हैं, वहाँ सबकी सुनाई होती है, रामरिक की भी होगी। अच्छा, तो ये होता कि रामरिक खुद वहां जाकर मिलते और मुखामुखी बात करते, पर इतने बड़े नेता के पास इतना वक्त कहाँ। और मिलना भी हो जाए तो उनके सामने माने हमारी श्रद्धा और भक्ति के रामरिक बाबू की खिखी ही बन जाएगी। यह भी हो सकता है कि बजाय बोलने के वे रोना शुरू कर दें। नहीं नहीं, इससे पहले तो चिट्ठी लिख के डाल दें, वो ज्यादा अच्छा होगा। उस चिट्ठी में वे अपना दिल और दिमाग दोनों उड़ेल देंगे। वह उनका नैवेद्य होगा। वह उनके भावों की बाढ़ होगी, ऐसी बाढ़ जो खुद अपना बांध बना लेगी और रामरिक को डूबने से बचा लेगी। रामरिक बाबू फिर उसी सब्जी मार्केट से गुजर रहे हैं, पर अब उनकी आंखें कुछ भी नहीं देख रही, कान कुछ भी नहीं सुन रहे। वे भीतर ही भीतर डबडबा रहे हैं। उन्हें एकाएक एक कविता याद आई जो फजल भाई ने सुनाई थी। फजल भाई खुद कितनी बढ़िया शायरी करते हैं, पर एक ही ऐब है उनमें, वे अब भी इंदिरा गांधी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जब देखो तब जनता पार्टी की बुराई करते हैं। रामरिक बाबू को इससे बहुत डर लगता है। वे बहस नहीं कर सकते। कभी कभी उन्हें फजल भाई की बातें ठीक ठाक लगने लगती हैं, जिससे अकुलाकर वे और जोर जोर से नहीं नहीं करने लगते हैं। उन्हें अपनी चारों ओर फजल भाई दिखाई देने लगते हैं। अब देखो ना, वो औरत भी तो यही कह रही थी। क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क है उसमें और फजल भाई में। अगर फजल भाई ने अगर फजल भाई से लगाकर उस कुंजड़िन तक सारे लोग इसी तरह सोचते और बोलने लगे तो क्या होगा। अंधेर हो जाएगा, अंधेर। और दो वोट जनता पार्टी को, और हटाओ इंदिरा को। बाप रे बाप, इससे बड़ा अपशकुन क्या होगा कि जिनके सुबह के बाद शाम के खाने का भी भरोसा नहीं है, वे ही लोग इस तरह का मखौल उड़ाने लगे। अपनी ही करनी है, अपनी ही बुद्धि का। वह मखौल नहीं तो क्या है। मगर ये लोग कर भी तो ऐसा ही रहे हैं। लक्षण अच्छे नहीं है। रामरिक बाबू के कानों में फिर से चिल्लाने लगा, और तो जनता पार्टी को वोट नहीं, कुंजड़ी नहीं, मैंने भी जनता पार्टी को ही वोट दिया था। उस दिन मैं सुबह 5 बजे ही उठ गया था और 6 बजे नहा धोकर तैयार हो गया था। पत्नी बोली थी, तुम तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे पूजा करने जा रहे हो। मैंने कहा था, तो और क्या, पूजा करने तो जा ही रहा हूँ, चलो तुम भी चलो। पहले बेलपत्री हम ही दोनों चढ़ा आए। उसकी समझ में क्या आता, उसमें उसमें और इस कुंजड़ी में फर्क ही क्या है।
नहीं, वह नहीं गई, वह नहीं आई सो नहीं आई, और मैं ही अकेला गया, और सबसे पहले वोट, वोट यहाँ मतलब वोट, मेरा मेरा ही पड़ा। रामरिक बाबू ठिठक गए। आलू प्याज तो ले ही लें, फिर उस ततैये से यहाँ से फिर उस ततैये के यहाँ से लौकी कद्दू ले लेंगे। लौकी यूँ महंगी है, पर उसकी लौकियाँ बासी दिख रही हैं, बासी दिख रही थी, क्या पता दे ही दे, 30 पैसे बचेंगे, उसमें पाव भर भी मिल जाए तो चलेगा। वह आइडिया बढ़िया आया। कदम कुआ की चिट्ठी की इससे बढ़िया शुरुआत क्या होगी। नर जिसकी अंजिम आंखों में नारायण की व्यथा भरी है, सबसे ऊपर टॉप पर इन्वर्टेड कॉमा में इन्हें जड़ दूंगा, जैसे उन्हीं पे लिखी गई हो। नाम भी हूबहू मिल जाएगा और काम भी। उन्हीं की मूरत है, बिल्कुल समझ ही जाएंगे, पढ़ ही लेंगे आगे मेरी सारी बकवास। मेरे परम पूज्य या परम आत्मीय नेता, नहीं, यह तो नहीं जमा। बाबूजी को बाबूजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बाबूजी ही कहलाते थे। इस देश की जनता की पुरानी आदत है, जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसे बाबू या बाबूजी बाबूजी कहने लगती है। ठीक भी है, जो ठीक भी है, तो यही तय रहा। रामरिक बाबू ने घड़ी पर नजर डाली, अभी 9 बजे। 9 बजते बजते 9 बजते बजते घर पहुंच ही जाएंगे। पत्नी को आजकल घबराने का रोग लगा है। 1464 में इन्हें इधर आए दिन चोरियां हो रही हैं, सुना है बड़े घरों के लड़के भी इसमें शामिल हैं। तो क्या वे तफरीहन चोरियां चोरियां करते हैं। वैसे भी घर में रखा क्या है जो चोर आएंगे। चोर इतने उल्लू के पट्टे नहीं होते कि फूटे बर्तन बांधे और चिथड़े उठाने उठाने आए। 2-4 गहने जो थे सो भी बबलू को इस साल पॉलिटेक्निक में दाखिला करवाने में उठ गए। अब बचा क्या खाक। पत्नी जरूर बिगड़ेगी कि 12 आने पैसे क्यों ककड़ियों में फूक आए। अगर फूक दिए तो फूक दिए, क्या मैं इतना गया बीता हो गया कि एक ककड़ी तक नहीं खा सकता। बहुत ही कोड़ी तो कह दूंगा, चलो आज सब्जी मत बनाओ, रायता ही बना डालो। मैं सचमुच इनका रायता बना डालेगी। उसका बस चले तो वह मेरा भी रायता बना के रखती। बस स्टॉप पर जाने कितनी देर खड़ा रहना पड़े। अपने हिस्से की ककड़ी क्यों ना वहीं खड़े खड़े टूंड लूं। फिर फिर बने बाकी का रायता मेरी पला से। कुंजड़िन अपनी ओर जाते हुए रामलिंग बाबू को बड़े गौर से देख रही है। यह वही आदमी है जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे खड़ा खड़ा घूर रहा था। उसके चेहरे पर रामलिंग बाबू को यही लिखा मिला। उन्होंने जेब में पड़ी अठन्नी को फिर से छू के टटोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चवन्नी ही हो। नहीं, वह अठन्नी ही थी। आश्वस्त होकर रामरिक बाबू जमीन पर बैठ गए और 2 मरगिल्ली लौकियों पर नाखून गड़ाते हुए उनके स्वाद और भाव को इकट्ठा भांपने लगे। तभी उनके कान काम में एक तभी उनके कान में एक कर्कश आवाज पड़ी। ए बाबू, ये क्या कर रहे हैं। लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। रामरिक बाबू मुस्कुराने लगे। उनकी समझ में नहीं आया वे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। ये कटेगी भी, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या भाव दे रही हो। कुंजड़ी ने झटके से लौकी उनके हाथ से छीन ली और छन्न से उसके 2 टुकड़े कर दिए। क्या हुआ, क्या हुआ है इसको, बोलो। पाव भर दे दो। रामलिक बाबू अच्छी पूरी लौकी कटवा दी। आधी तो ले जाओ कम से कम। ये लो 3 पाव है, चलो 12 आने दे दो। तुम भी क्या कहोगे। अरे कहाँ है भाई 3 पाव, लो अठन्नी रखो। झोला आगे करते हुए रामलिक बाबू बोले। अठन्नी उन्होंने कुंजड़िन के आगे फेंक दी, मगर कुंजड़िन ने लौकी वापस टोकरी में डाल दी और अठन्नी जोर से रामलिक बाबू के झोले में फेंकते हुए बोली। अठन्नी में बाजार ही खरीद लो ना। रामलिक बाबू झंग से उठे और चल दिए। पीछे से सुनाई दिया, लौकी खाएंगे, कद्दू खाओ कद्दू। तो ये कहानी थी रामलिक बाबू की। अब कहानी कहानी तो कहानी है। कहानी की खूबसूरती इसी में है कि कहानी को डिकोड किया जाए। जैसे हम कविताओं को डिकोड करते हैं, कहानी की भी बहुत सारी व्याख्याएं होती हैं। इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे जो मैं आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। इस कहानी में मैं सबसे पहले मुझे
जगह-जगह पर एक चीज़ जो दिखाई दी वो था शाहजी का विट, कि शाहजी ने बड़ी अ, स्मूथली, इतना आराम से उसमें विट डाला है। जैसे बोला उन्होंने उस समय की और दो जनता पार्टी को वोट। नहीं, नहीं, ये नहीं, ये है इसका एग्ज़ाम्पल मैंने रखा था, "अरे यार! रामलीक बाबू बहुत दिनों से कोई डायलॉग नहीं हुआ, क्या बात है?" तो रामलीक बाबू ने बड़े ठंडे लहजे में जवाब दिया, "बड़े बाबू मैं तो खुद चलता-फिरता मोनोलॉग हूँ, डायलॉग क्या बोलूँ?" कोई समझ कोई समझा हो या ना समझा हो, मगर उस दिन के बाद किसी ने रामलीक बाबू से डायलॉग की फरमाइश नहीं की। ये विट मुझे लगता है एक लेखक की पूंजी होती है, और सब सब ये साध नहीं पाते हैं। ये एक बड़ी शार्प टेक्निक होती है लेखन में। और मैं तो बहुत उम्र में भी छोटी हूँ, अनुभव में भी छोटी हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे वरिष्ठों ने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से अपने साहित्य को समझा है। ये चीज़, इसको साधना आसान नहीं होता कि एक लेखक अपने लेखन में एक विट को साध पाए। तो यहाँ मुझे एक खूबी ये लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर कि कितने प्यार से, कितनी स्मूथली ये विट इस कहानी में आ रहा है, जो रामलिक बाबू के चरित्र को उभारने में बहुत मदद कर रहा है। दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट है कंडीशनिंग। यहाँ मुझे एक चीज़ दिखाई देती है हमारे भारतीय समाज की, और इसे भारतीय समाज में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम भारतीय समाज का हिस्सा हैं। अब ये किसी भी समाज का हिस्सा हो सकता है, इस तरह का पात्र रामलिक जो बाबू है यहाँ पर, ये किसी भी देश काल समय का हिस्सा हो सकता है, एक पात्र हो सकता है। यहाँ क्योंकि भारतीय संदर्भों में मैं देख रही हूँ, रामलिक बाबू के चाचा ने उन्हें बताया था कि परवल यूं तो पान की बेल में ही लगने वाला फल है, मगर इतना नाजुक और ऊंची जात का फल है कि उसी बेल में लगता है जिसकी जड़ों में पानी के साथ साथ थोड़ा घी मिलाया जाता है। यहाँ पर मुझे पढ़ते हुए बहुत हंसी आ गई। ये देखिए कंडीशनिंग हमारी किस तरह से की जाती है, कि एक भरोसा डाल दिया जाता है आपके दिमाग में बचपन में कि ये चीज इस तरह से होगी और इसी तरह से होगी। बचपन से लेकर युवावस्था तक और युवावस्था से लेकर सारी उम्र इस चक्र में घूम जाती है कि हमें ये बताया गया है। चाहे हम इस सच्चाई से रूबरू हो जाए कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे समाज की, हमारे परिवार की कंडीशनिंग इस तरह की होती है कि इंसान पर फ़र्क पड़ता है, और लेखक बनने के बाद भी वो महसूस भी किया जा सकता है कि ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह थी। लेकिन कंडीशनिंग का रोल यहाँ मुझे दिखा, तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इस चीज़ को शाह जी ने कितनी सुंदर तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रखा है, और एक तरह से बताया है कि इस तरह की चीज़ों का कोई मोल नहीं होता। अपनी कंडीशन हमें खुद बनानी चाहिए, लेकिन हमें बनी बनाई कंडीशनिंग को अपनाना मतलब जाना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ में हम जाएँ ही क्यों, कि हमारी कंडीशनिंग की है, जब समझ में आ जाए तो हमें वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अब यहाँ पर इसने लिखा भी है कि रामलिंग बाबू ग्रेजुएट भी हो गए, तब भी उनका यह पैदाइशी इल्म खोटा नहीं पड़ रहा था। आज भी जब सारी पोल खुल चुकी है, रामलिंग बाबू को परवल की सब्ज़ी से घी की खुशबू आती है। तो ये कितना असर डालता है हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारी सोच पर। ये इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, और मैंने सोचा कि आप लोगों से इस कहानी के संदर्भ में इसको शेयर किया जाए। अगला यहाँ पर देखिए, कोई भी समय हो, यहाँ सरकार सरकार की नीतियाँ, सरकार का होना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता ही है किसी न किसी पर। चाहे किसी को 50% अच्छा असर डाले, 80% डाले, 20% खराब डाले, 90% खराब डाले, लेकिन कहीं न कहीं सरकार का असर आता ही है उसके जीवन पर। यहाँ पर देखिए, जब चैप्टर ये कहानी शुरू होती है, तो ये तीसरी चौथी ही लाइन है कि और दो जनता पार्टी को वोट और हटाओ इंदिरा को। तो यहाँ पर जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है, जो हमारी कहानी का पात्र है। आज भी हम ये चीज़ें देखते हैं, तो एक चीज़ मुझे सोचने पर मजबूर हमेशा करती है। मैंने और साहित्य की, जब भी मैं ऐसी चीज़ों से गुजरती हूँ तो मुझे हमेशा यही लगता है कि साहित्य में ये चीज़ आती है, क्योंकि हमारे जीवन में ये चीज़ इतनी ज़्यादा है,
हम पर इन चीज़ों का इतना असर पड़ता है कि हम इसको अपनी जीवन, अपने साहित्य से नहीं निकाल पाते और बार-बार हमारे सामने ये चीज़ें घूमती हैं, हम इनका जवाब लेना चाहते हैं, इनको कोसते हैं। जैसे ये पेज नंबर 9 और पेज नंबर 14 दोनों जगह पर ये लिखा है और दो जनता पार्टी को वोट और हटाओ हटाओ इंदिरा गांधी को। कहाँ गई वो जन संघर्ष समितियाँ और कहाँ गए वो समाजवादी जो दावा करते थे कि महीने भर के अंदर इन व्यापारियों की अकल ठिकाने लगा देंगे। तो बड़ी दयनीय चीज़ है जो हम सदियों सदियों से भोगते आ रहे हैं, अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में लिखते आ रहे हैं। शायद ये चीज़ें बदलती कभी नहीं है, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि एक रचनाकार एक सशक्त तरीके से इनको दर्ज करना कभी नहीं भूलता और यही कलम की ताकत है, यही कलम की प्रतिबद्धता है और यही कलम का दायित्व भी है। तो चाची की कहानी मुझे इसलिए भी बहुत अच्छी लगी और ये चरित्र मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ गया कि मुझे लगता है वो दृश्य कि मुझे लगा कि रामरेख बाबू सीधा मंडी में खड़े हैं और चारों तरफ सब्जियां हैं, किस तरह से वो अपनी बचपन को याद कर रहे हैं, परवल को याद कर रहे हैं, साथ में कुंजड़िन के साथ जो उनका बात चल रही है उस वो भी दृश्य चल रहा है साथ में और साथ में ये हमारी जो एक प्रेजेंट सिनारियो भी पेश कर रही है सरकार को लेकर। तो ये सारी चीज़ें एक ही दृश्य में दिखाई देती हैं, कहानी बहुत ज़बरदस्त लगती है और मनोवैज्ञानिक स्तर पर कहानी बहुत खूबसूरत है और जिस तरह से पात्र को दिखना चाहिए, मुझे दृश्य दर दृश्य दिखाई दिया। जब तक कहानी का दृश्य नहीं दिखाई देता, मुझे कहानी अंदर से फ़ील नहीं होती। तो इस कहानी को मैंने देखा है, अपने सामने चलते हुए, पढ़ते हुए मुझे ये पूरी की पूरी दृश्य में नज़र आई है। इतनी अच्छी कहानी है, इतनी सशक्त कहानी है ये शाहजी की। एक पॉइंट और था इसमें मूंगफली का तेल, जहाँ पर ज़िक्र आता है कि मूंगफली का तेल 12 रुपए किलो है, इन हरामियों को जनता ही ठीक कर सकती है। अगर 1250 और 1464 क्वार्टरों के सारे लोग धरना देके बैठ जाए और तय कर ले कि ककड़ी 1 रुपए किलो से आगे नहीं जाएगी, तो किसकी मजाल है जो चू भी कर जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग करें कि 74 बंगले वाले और 45 बंगले वाले को मार्केट में घुसने ही ना दे, कह दे आप लोग आलू प्याज खाइए, हमें इनसे निपट लेने दीजिए, जिन्हें अपने आसपास पे चढ़ा रखा है, जिन्हें आपने आसमान पे चढ़ा रखा है। सॉरी, थोड़ा सा हो गया बोलने में। फिर देखो तीसरे ही दिन भाव जमीन पर गिराते हैं कि नहीं। यहाँ पर इस बात को दोहराने का मेरा मकसद ये है कि चाहे कोई भी समय हो, इंसान की दयनीय स्थिति हमेशा रही है। यहाँ पर सवाल मेरे मन में ये आता है कि कोई भी सरकार हो, वो ये स्थितियों से इंसान एक आम आदमी को क्यों नहीं निकाल पाता? क्यों उसको अपने खाने पीने की चिंता इतनी रहती है कि उसके पास बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए कभी सरकार एक ठोस कदम नहीं उठा पाती है। ये कहाँ ये लूप्स हैं इसके, इन चीज़ों में गैप किस तरह से आ रहा है, ये गैप भरता क्यों नहीं है? इस तरह से देखा जाए तो कभी कोई सरकार ने कभी कुछ ठीक किया ही नहीं। हर सरकार विफल है इस तरह से तो। अब जब सरकार ही विफल है तो फिर हम वोट देते किसको हैं आखिर? तो यहाँ पर ये चीज़ को उठाना मुझे लगा कि रामलेख बाबू के पात्र को और भी मजबूती से दिखाना है। देखिए, हर पात्र सवाल करता अच्छा लगता है, खासतौर पे ऐसी कहानियों में जिसमें चरित्र को गढ़ा गया है। उसके आसपास क्या है, एक नौकरी पेशा इंसान की दिक्कतें क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, उसकी मानसिक द्वंद्व क्या है, ये सब इस कहानी में हम बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। और उन मानसिक द्वंद्वों में उसकी अपनी घरेलू जिंदगी कैसी है, उसके पास फाइनेंस का क्या हिसाब किताब है, वो सरकार को किस दृष्टि से देख रहा है। ये प्रश्न उसके पास हम हमेशा रहे एक आम आदमी के पास। मुझे लगता है कि कभी बदलता क्यों नहीं है परिदृश्य। लेकिन अच्छी बात यह है कि रचनाकार इसे लिख रहा है। तो शाहजी की कहानी इस पॉइंट पर भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे चाहती थी कि मैं आप सब लोगों से साझा करूँ। कहानी बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजर जाती है। रामलिक बाबू मंडी में खड़े हैं और सोच रहे हैं और जहाँ पर वो
जहाँ पर वो सरकार के बारे में भी सोच रहे हैं और जो परिदृश्य बन रहा है वो उनकी चौतरफा दृश्य बना रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ दिख रही हैं उनको। उसमें एक चीज़ और दिखाई देती है जब कहानी का अंत होता है। कहानी का अंत मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इस अर्थ में कि कहानी कहानी रुक रही है, रुकने जा रही है, उसका कुछ अता-पता नहीं लगता। महसूस नहीं होता कि कहानी अब अंत की तरफ जा रही है। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमें पहले से एहसास होने लगता है इस बात का कि ये इसका अंत होगा। लेकिन अच्छी कहानियों का कोई अंत नहीं होता। आई पर्सनली फील दैट। अच्छी कहानियों का अंत कैसे हो सकता है? क्योंकि ज़िंदगी का अंत उस तरह से नहीं होता कि वो एक 3 हिस्सों में कहानी बँट जाए, पहले पहले की ज़िंदगी इस तरह से, उसके बाद दूसरे दूसरे भाग में ज़िंदगी इस तरह से और उसका जो अंतिम भाग होता है कहानी का, उसका कोई एक अंत निकल आए जिसमें कुछ सुखद हो या कुछ दुखद सा हो। ये कहानियाँ मुझे बहुत बनावटी लगती हैं। एक कहानी का कभी भी तयशुदा अंत तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता और अंत तो हो ही नहीं सकता। हमेशा कहानी ऐसे खत्म मुझे ऐसा लगता है कि कहानी ऐसे खत्म होनी चाहिए कि अभी लगी, अभी फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये कहानी इस अर्थ में ये कहानी इस अर्थ में उत्सुकता पैदा करती है। कहानी का अंत विशेष तौर पर मैं कहानी के अंत के विषय में बता रही हूँ। उत्सुकता क्रिएट करती है, जिज्ञासा दिखाती है और दृश्य में सबसे बड़ी बात है, दृश्य में गति को नहीं तोड़ती। जब कहानी में गति टूट जाती है, मुझे लगता है कहानी का अंत परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे कहानी का जो गति है, वो टूटा नहीं है वो। अभी लास्ट की लाइन देखिए क्या है, वो सब चीज़ें सोच रहे हैं, रामदेव बाबू बीच में खड़े हुए सब चीज़ों से गुज़रते वो कुंजड़िन के पास पहुँचते हैं, उससे लौकी का रेट पूछते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो पैसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसको कम लगती है उसकी कीमत और वो ताना मारती है कि इसमें तो आप पूरा बाज़ार ही खरीद लीजिए, अठन्नी में तो आप पूरा बाज़ार ही खरीद लीजिए। और वो उसको उस पैसे को वहाँ पर जागृत बाबू की तरफ फेंक देती है और अपनी लौकी वापस ले लेती है। और पीछे से वो सुनाई देता है कि रामदेव बाबू अब दृश्य बनाइए कि अब रामदेव बाबू चल रहे हैं और पीछे से आवाज़ आ रही है कि लौकी खाएँगे, कद्दू खाओ कद्दू। एक एक ताना मारते हुए कुंजड़िन की तरफ से ये कहानी खत्म होती है। तो कहानी इतनी सुंदर बन पड़ी है और इस तरह से कहानियाँ पढ़ना हमें एक मनोवैज्ञानिक असर डालता है। हम आज की पीढ़ी के लेखक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जब भी मैं अपने वरिष्ठों को पढ़ती हूँ, एक सच्ची और अच्छी पाठक बन के पढ़ती हूँ कि इनमें आखिर ऐसा क्या है कि इतना समय इन लोगों ने अपनी रचनाओं को दिया है, अपनी रचनात्मकता को दिया है। आखिर कुछ क्या साधा है कि हम उनसे कुछ ले सकते हैं? हमारी धरोहर है हमारे वरिष्ठ। अ, तो मुझे यही लगता है कि इन कहानियों के द्वारा हम क्या ले सकते हैं? हम कुछ सीख ले सकते हैं। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि मैंने इतना माइन्यूटली इतनी सूक्ष्म तरीके से मैं इस कहानी को पढ़ पाई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि शाह जी को जब भी मैंने पढ़ा है मुझे हमेशा यही लगा है कि उनकी जो विचार की जो शैली है, उनकी वैचारिकता है वो सिर्फ़ भारतीय नहीं है। आप इसको एक इस तरह से सिनेमा के रूप में भी देख सकते हैं। एक सिनेमा चल रहा है, वर्ल्ड सिनेमा चल रहा है, जहाँ पर हम सत्यजीत रे की सरीकी फ़िल्मों को हम देखें, उस परिदृश्य में देखें, एक विदेशी पटल पर इसको हम देखें, तो कहानी का दृश्य दर दृश्य बहुत सुंदर है। इसकी जो उन्होंने रूपरेखा बनाई है अम, मंडी में खड़े हैं, इस तरह से सब्ज़ी ले रहे हैं, साथ में सरकार भी है बीच में। उम, पूरा का पूरा जो दृश्य बन रहा है वो बहुत यूनिक बन रहा है। इससे पता चलता है कि शाह जी के पास भारतीयता का अनुभव तो है ही, लेकिन विदेशी वैचारिक अनुभव भी उनमें कूट-कूट कर भरा है, जो मुझे लगता है इतनी आसानी से नहीं आता और जब आता है तो उन्होंने बहुत अच्छे से साधा है और हम आज की पीढ़ी हम खुशकिस्मत हैं, हमारा सौभाग्य है कि शाह जी हमारे समय में हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और उनको हम जो 85वीं उनकी जयंती मना रहे हैं, इस तरह से हम और भी जयंती मनाएँ उनका जन्मदिन मनाते रहें, उनको लंबी उम्र मिले और पूरे परिवार को मैं शम्पा जी को भी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। शम्पा जी की अपनी ख़ासियतें हैं, शम्पा जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ।
बहुत सारे कारण हैं, फिर कभी उस बारे में बात करेंगे। लेकिन इस परिवार से जुड़ना भी मेरे लिए एक सुखद और प्यारी बात है। सिर्फ़ एक कलाकार के तौर पर बहुत अच्छे से मैं ऐसे पर्सनल लेवल पर मैं नहीं जानती हूँ, व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जितना मैंने इन्हें पढ़ा है, जितना मैंने इनकी कलाएँ देखी हैं, मैं बहुत हैरान हुई हूँ और बहुत अच्छा भी लगा है मुझे कि ये सब हमारे साथ है और हमें इनका आशीर्वाद मिल रहा है, शाह जी का और अर्पण जी का बहुत-बहुत शुक्रिया, जन सुलभ पुस्तकालय का बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस कहानी का पुनः पाठ कर सकूँ, अपने हिसाब से इस कहानी को देख सकूँ और कुछ शब्द मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अच्छा लगे तो बताइएगा, कहीं कुछ खराब लगा तो भी बताइएगा, क्योंकि हम भी सीखने के प्रोसेस में हैं। हमने कितना कहानी को जाना, कितना शाह जी के पात्र को जाना, ये भी आप बता सकते हैं और कैसा लगा आपको, ये भी आप बता सकते हैं। शाह जी को बहुत-बहुत मुबारक हो आज का दिन और इस तरह से वो लिखते रहें और बहुत सारी अच्छी सुंदर रचनाएँ हमें देते रहें, यही प्रार्थना है और इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्ते। जी, शुक्रिया पूनम जी, इस पाठ के लिए और इस बेहद उपयोगी और मानीखेज व्याख्या के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कि कैसे रामरिख बाबू जैसे चरित्र आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। अगर हम सब्जी मंडी और फल मंडी में जाते ऐसे रामरिख बाबू को तो देख ही रहे हैं, मगर अगर हम दूसरी तरफ से भी देखें तो आपको दिल्ली में या अन्य छोटे शहरों में, कस्बों में ऐसे ऑटो वाले मिल जाएंगे जिनके पास इतना पैसा नहीं है हुँ, कि वे अ, अपनी गाड़ी में, अपने ऑटो में पूरा का पूरा पेट्रोल भर सकें या डीजल भर सकें। तब वे प्लास्टिक की बोतल में कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर के बोतल में पेट्रोल भरता है। और कई बार अगर ऑटो सड़क पर लगा हुआ है, तो उसकी भी चोरी हो जाती है। हुँ, हुँ, तो मैं कई ऑटो वालों से पूछता हूँ, तो वे बतलाते हैं कि मैं जो यह 1.5 लीटर का पेट्रोल है या डीजल है, इसे अपने घर ले जाता हूँ। ऑटो खाली रहता है, फिर सुबह वापस भरता हूँ, फिर हुँ, चलाता हूँ। तो चाहे सब्जी की बढ़ती हुई कीमत हो या पेट्रोल डीजल की इतनी कीमत बढ़ गई देखते देखते हम हुँ, लोगों की पीढ़ी के सामने भी लगभग हुँ। दुगनी दर तो हो ही गई। तो पता नहीं आगे ये समस्याएँ कितनी बढ़ेंगी, हमारी पीढ़ी के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है ये चीज़। जी, तो यह महंगाई को लेकर अलग अलग वर्ग के लोग किस तरह से सोच रहे हैं, उसकी भी हुँ, कहानी है। और एक उतना जीवंत व्यक्ति जो डायलॉग में यकीन रखता है, जो हुँ, हँसी मज़ाक करता है, वह स्वयं ही मोनोलॉग बनकर रह जाता है। हुँ। तो बहुत विडंबना ही देखिए, विडंबना जी, देखिए। कल्पना देखिए और यह वाला हिस्सा भी देखिए, जहाँ वे यह कहते हैं, एक बड़ा लेखक कैसे अपने चरित्र की बुनावट करता है। जब रामरिख बाबू का भाई कहता है, वह भाई जब उनके यहाँ आता है कि ये सनक गए हैं और ये बदल गए हैं, तो रामरिख बाबू को यह मानने में बड़ी तकलीफ हो रही है, पर मानना पड़ रहा है कि नहीं, वे भी बदल रहे हैं। हुँ, तो ये जो समय के साथ एक बाबूगिरी करता हुआ व्यक्ति जो सजग है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो वोट देने के अधिकार को और उसके महत्व को भी समझता है, मगर वह अपनी इच्छा से, अपने स्वाद से भरपेट खाना नहीं खा सकता। नहीं खा सकते। वह किसी सब्जी को या ककड़ी के रोहों को सहलाता है। स्वाद या भूख मनुष्य की एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसे अच्छी चीजें खाना किसे अच्छी नहीं लगेंगी, चाहे वह लौकी हो, मगर वह तो लौकी खरीद ही नहीं पाता है। हुँ, वो जो आपने कहानी का अंत जो सुनाया, और ककड़ी के लिए भी सोचता है कि थोड़ा सा यहीं खा लें, हुँ, और घर में जाएंगे तो पत्नी रायता बनाएगी तो बनाए,
कुछ तो खा लेते हैं, हुँ, या कई बार आलू और प्याज से काम चले। मगर आज तो हालत यह है कि आलू प्याज की भी कीमत कई कई हुँ, बार बढ़ी और कितने समाचार आए। तो यह जो हिस्सा मैं कह रहा था कि रमेश चंद्र शाह जी लिखते हैं कि सारी दुनिया इसी पर तुली हुई है कि रामरिख बाबू का दिमाग खराब हो जाए। अगर कोई जादुई मशीन हो जो मोढ़े पर पड़े पड़े एक टुकड़ा आसमान को तकते रामरिख बाबू के भीतर चल रहे मोनोलॉग को ज्यों का त्यों छापता चले, तो अच्छा खासा उपन्यास बन सकता है। हुँ, और फिर वह एक उपन्यास की चर्चा आती है और पत्र की चर्चा आती है। वह कैसे पत्र लिखेगा? वहां हुँ, एक विरेचन भी है। एक विरेचन का भाव भी कहीं न कहीं उत्पन्न करते हैं, कैथार्सिस का भाव रमेश चंद्र शाह इस तरह से अपने दर्द को पत्रों में उकेर कर जो है हम कुछ राहत महसूस करेंगे। रामरिख बाबू कुछ राहत महसूस करेंगे। और वह यह भी कहता है कि उस उपन्यास में तो कोई पत्र जो है ऐसे ही भेजे गए, मैं सचमुच में लेटर बॉक्स में जाकर उसको हुँ। डालूँगा। तो यहाँ भी जो आप जिस विट की बात कर रही थी, वह भी देखिए कितनी हाँ, बारीकियों में पूरी कहानी बुनी गई है। अच्छा दूसरी बात ये है कि बीच में डायलॉग पढ़ते हुए ना थोड़ी-सी हँसी आ गई, लेकिन ना एक्चुअली हँसी उस तरह से नहीं आती कि हँसी आ रही है। बड़ी दर्द वाली हँसी आती है कि देखिए, ये तो इस तरह के हालात हैं जिसमें इंसान जीता है। ये हँसी भी और तरह की है जिसमें हमें पीड़ा भी महसूस होती है। जी। और कोई भी रामरिख बाबू हों, कोई भी व्यक्ति हो, हम हों, आप हों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने लिए महत्वपूर्ण है, अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। उसे भी अच्छे भोजन करने का शौक है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, मगर ऐसे कितने लोग हैं जो ये शौक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। महँगाई के कारण। और जिस वयस्क एक जो मतदान करता है, उसकी भी यह कहानी है कि लोकतंत्र में स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं और कहीं न कहीं सरकारों के बदलने के बहाने और अलग-अलग तरह के वक्तव्य के बहाने लेखक यह भी कह रहा है कि अंततः जो यह कमजोर तबका है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, वह पिस रहा है। रामरिख बाबू कोई हाशिए के चरित्र नहीं है। हुँ, वह अपनी गर्भवती पत्नी के लिए कोई कामवाली भी ढूंढना चाहते हैं, हुँ। मगर कामवाली भी नहीं आती है, क्योंकि वह सोचती है कि स्टोव पे खाना बनता है तो बर्तन की पेंदी जो है वो ज्यादा गंदी होती है, हाँ, चूल्हे तो पर हमें सर्फ हुँ, दो। हुँ, तो सर्फ वो देने के लिए भी वो कूटते हैं वो कि तुम अपने घर में कौन सा सर्फ से अपना बर्तन धो रही हो। ये जो मामूली चीजें हैं, मामूली ये चीज़। दो वर्गों के लेकिन बीच का संघर्ष है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। एक बिल्कुल, जो काम वाली रखना चाह रहा है और दूसरी तरफ काम वाली के भी अपने संघर्ष हैं कि वह अपने श्रम का एक अच्छा खासा मेहनत आना चाहती है, या यहाँ अगर ज्यादा समय लगेगा रामरिख बाबू के स्टोव पर बने बर्तनों को मांजने में, तो हम कोई और जगह ढूंढ लें जहाँ गैस पर बन रहे खाने हैं और वैसे बर्तन हैं। हुँ, तो ये बहुत बारीकियों में गुथी हुई कहानी है और हाशिए पर ना होकर भी रामरिख बाबू कैसे हाशिए पर चले जाते हैं, इसकी भी कहानी है। एक बहुत पढ़ा सारे लिखा बिंदु व्यक्ति। हैं। जी। बिल्कुल, बहुत सारे बिंदुओं को लेकर चली है, सबसे बड़ी बात ये है। जी, एक सामान्य सी दिखती कहानी में यह चरित्र कई स्तरों पर गठिन होता हुआ चरित्र है। और एक और बात देखिए पान को लेकर, कई बार हम सोचते हैं हम सभी लोग कि यह नौकरी छूट जाएगी तो हम कोई यह काम कर लेंगे। हर व्यक्ति कहीं न कहीं एक विकल्प के साथ जी रहा होता है। तो हुँ, वह भी सोचता है कि मैं पान का ठेला लगाऊँगा और उसी पान वाले से पान थोक में खरीदूँगा और बेचूँगा। मगर वह पान वाला भी उसको उस तरह से नहीं पहचानता है। रामरिख बाबू एक शहर में कहीं न कहीं अकेले और अनजाने होते हुए व्यक्तित्व भी बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वे एक तरफ अपने ऑफिस में देख रहे हैं कि उनके जो सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, वे तो आराम से सब्जियां खरीद रहे हैं, उनकी पत्नियां भी आ रही हैं, ये बेचारे खींच रहे हैं। हुँ, तो एक जीवंत व्यक्ति अंततः
इन अभावों के बीच खींच का शिकार होकर रह जाता है। हुँ। तो खैर, इन बातों के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस कहानी का पाठ किया और इतनी तैयारी के साथ इस कहानी पर अपनी बात रखी। तमाम मित्रगणों की भी प्रतिक्रियाएँ आईं, कहानियों पर कई बेहतरीन प्रतिक्रियाएँ हैं, जो हमने स्क्रीन पर रखे हैं। और एक मित्र पूछ रहे थे कि यह कहानी किस संग्रह में है? तो प्रतिनिधि कहानियाँ जो पुस्तक है हाँ, राजकमल प्रकाशन से, वहाँ आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। और अब कहानी समग्र भी शाह जी का प्रकाशित है नई किताब से, वहाँ भी यह कहानी है। तो जिन्हें पढ़ना हो वे बिल्कुल पढ़ें, अच्छा लगेगा। और रामरिख बाबू जैसे चरित्र कितने प्रासंगिक रहते हैं, हर युग में नए-नए सिरे से प्रासंगिक हो जाते हैं, अलग-अलग दृष्टिकोण से प्रासंगिक हो जाते हैं। इस ओर भी लेखक ध्यान दिलाना चाहता है। बहुत-बहुत शुक्रिया पूनम जी। शुभ रात्रि। आपका भी शुक्रिया। शुभ रात्रि।